पंजाब में जलंधर की सीमा के पास टल्हान साहिब के नाम से जाने जाने वाला एक सिख गुरुद्वारा आया हुआ है। हालांकि सिख समाज में सबसे ज्यादा महिमा अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा का है और इतना ही महिमा आनंदपुर साहिब का भी है और तख्त श्री पटना साहिब का भी है। पर टल्हान साहिब गुरुद्वारा की बात थोड़ी अलग है। इस गुरुद्वारा का नाम आज हवाई जहाज रख दिया गया है क्योंकि देश भर में से कई सारे सिख समुदाय के लोग जो कनाडा जाने की इच्छा रखते हैं वो टल्हान साहिब गुरुद्वारा की चौखट पर आते हैं और खाली हाथ नहीं आते, अपने साथ एक खिलौने का पैसेंजर जेट भी लेकर आते हैं जो इस गुरुद्वारा में अर्पित करते हैं। उनकी जुबा पर श्रद्धा के साथ वाहे गुरु का रटन होता है। दिन पूरा होने के बाद इस गुरुद्वारा में चढ़ाए गए सभी पैसेंजर हवाई जहाज के खिलौने को बच्चों को दे दिया जाता है प्रसाद के रूप में। दोस्तों, ये श्रद्धा है सिख संप्रदाय की और इस गुरुद्वारा का महिमा भी ऐसा। और ऐसा ही एक महिमा अहमदाबाद में एक हनुमान मंदिर का भी है जिसे पासपोर्ट टेम्पल भी कहा जाता है, जहां जाकर लोग वीजा रखने से पहले अपना पासपोर्ट चढ़ाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना किए जाने वाले भक्तों की प्रार्थना भी सुनी जाती है। अब दोस्तों, हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, फिर भी ज्यादातर सिख कनाडा ही क्यों जाना चाहते हैं। और जवाब तो हम ये भी खोजने की कोशिश करेंगे कि कुछ 100 साल पहले सिखों को या भारतीयों को जो कनाडा के लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो भारतीय मूल के लोग आज कनाडा की सरकार में बहुत ही बड़ी पोजीशंस पे कैसे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत से जाने तो सिख संप्रदाय के लोग सबसे पहले कनाडा के संपर्क में साल 1897 में आए थे। ये वो साल था जब इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को कॉमनवेल्थ के सभी देशों की रानी बने हुए 60 साल हुए थे और इस दौरान इंग्लैंड में एक महोत्सव रखा गया और इस महोत्सव में हमारे भारत की एक अश्वरोहिणी सिख सेना ने और एक इन्फेंट्री सिख रेजिमेंट ने इंग्लैंड की मुलाकात ली थी। अब ये दो सिख रेजिमेंट जब इस महोत्सव को खत्म कर भारत आने वाली थी, उससे पहले बीच में कनाडा गई थी। कनाडा में उन्हें कुछ दिन ठहरना था। जगह थी वैंकूवर। ये पहली बार था जब भारतीयों ने कनाडा की मुलाकात ली थी। इसके बाद 2 साल बाद यानी कि साल 1899 में हांगकांग में अपनी ड्यूटी निभाने वाली एक सिख रेजिमेंट को कनाडा के वैंकूवर भेजा गया और इस बार उन्हें कुछ लंबे समय तक वहां ठहराया गया। इन दोनों ही सिख रेजिमेंट को कनाडा का बहुत अच्छा परिचय मिल गया था। वैंकूवर वैसे भी एक ब्यूटीफुल जगह है और सोचिए 125 साल पहले जब नेचुरल ब्यूटी थी और लोग भी कम थे, वैंकूवर कितनी खूबसूरत जगह रही होगी। अब दोस्तों, इसके बाद साल 1901 में रानी विक्टोरिया की मौत हो जाती है और इसके बाद एडवर्ड 7 ब्रिटेन की गादी पर आता है और ब्रिटेन में एडवर्ड के राज्याभिषेक के दौरान वैंकूवर की वो सिख रेजिमेंट जो कनाडा में अपनी फर्ज बजा रही थी, उन्हें इंग्लैंड बुलाया जाता है और उसके बाद ये रेजिमेंट यानी कि वो सिख समाज के लोग वापस अपने देश स्वदेश यानी कि भारत आते हैं। भारत आने के बाद वो अपने साथियों से, दोस्तों से या लोगों से वैंकूवर की यानी कि पश्चिम कनाडा की खूबसूरती की बातें करते हैं जो स्वाभाविक भी थी। वहाँ की आबो हवा, वहाँ का मौसम और वहाँ का खुश मिजाजी वातावरण, ये सब सुनने वाले यहाँ के लोग जिन्होंने कभी कनाडा नहीं देखा था, वो कनाडा के प्रति अपनी एक मानसिक छवि बना लेते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि आज से 30-35 साल पहले जो लोग यूएस, कनाडा या इंग्लैंड जाते थे, उन लोगों का एक सामाजिक अलग ही दर्जा होता था। उन लोगों का अपने समाज में नाम भी हो जाता था क्योंकि तब इंटरनेट का जमाना नहीं था। तब बाहरी दुनिया ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी थी और जब वहां जाकर लोग यहाँ आते थे तो इतनी दूर से 7 समंदर पार से आए हुए लोगों की बात लोग सुनते थे। ये समझते थे कि इन्होंने दुनिया देखी है। और सोचिए, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो 125 साल पहले की है और स्वाभाविक ही है कि उस वक्त के लोगों के मन में ये कुतूहल रहा ही होगा कि वो भी ये नई दुनिया देखे, वहां जाके कुछ पैसे जोड़े। ये बात भी सच है कि उस समय कनाडा में पैसे कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हुआ करती थी। कनाडा में उस वक्त रेलवे का भी डेवलपमेंट हो रहा था और लकड़ी के घर जो शिल्प काम करके बहुत ही मजबूती से वहां पर बनाए जाते थे, उस काम में भी हमारे लोग माहिर हुआ करते थे। इन सभी डेवलपमेंट के चलते स्वाभाविक है कि यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने कनाडा के बारे में सुना, उनके अंदर कनाडा जाने की एक महेच्छा जागी। अब कहीं पर जाना हो या कुछ नया करना हो, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, तो बस एक चाह जरूरी है और जो चाहेगा वो तो जाएगा ही जाएगा। उस वक्त सिख समाज के कुछ लोग कनाडा गए
वहां से वापस भी आए और आते जाते जो रिश्तेदार उनसे मिले उनसे संपर्क करके जो उनमें से वहां जाने के लिए तैयार थे उनको भी उन्होंने हेल्प की और वो भी कनाडा चले गए। दोस्तों साल 1903 से 1908 के बीच की बात करें तो करीब हमारे 5000 सिख भाई ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि कनाडा के एक हिस्से तक पहुंचे। यहाँ पर मैं सिख भाई इसलिए बोला क्योंकि इन 5000 में से लगभग सभी पुरुष थे। दोस्तों शुरुआती दिनों की बात करें तो कनाडा के गोरे लोग हमारे सिख भाइयों को इतना अवकार नहीं दिए थे और वो दौर ही ऐसा था। अर्ली 19th में कनाडा, नॉर्थ यूरोप या फिर अमेरिका में भी रंग भेद बहुत चरम पर था। खैर इन सब के बीच भी कनाडा जाने वाले लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। साल 1907 में 901 सिखों का एक समुद्री जहाज, जिस जहाज यानी कि स्टीमर का नाम था मॉन्टीगल, ये जहाज 17 सितंबर साल 1907 के दिन वैंकूवर के किनारे पर पहुंचा और तब गोरे लोगों ने हमारे इस सिख भाइयों पर हमला कर दिया था। अब दोस्तों इसके बाद कनाडा की सरकार ने सिखों का प्रवेश रोकने के लिए कनाडा में 2 नए कायदे पास किए, जिनमें पहला कायदा था कि कनाडा आने वाले भारतीय यानी कि उस वक्त तक तो अधिकतर सिख भाई ही जाया करते थे, तो इन सभी ने अगर कनाडा आना है तो कांस्टेंट प्रवास किया होना चाहिए, यानी कि सीधा इंडिया से निकलकर वहां कनाडा पहुंचने चाहिए, बीच में कोई भी स्टे नहीं होना चाहिए। और उस वक्त समुद्री जहाज में जाना स्टे के बिना कॉन्स्टेंटली इट वॉज सो डिफिकल्ट। साथ ही दूसरा कायदा यह बनाया गया कि भारत से कोई भी कनाडा अगर जाता है तो उसकी जेब में $200 कम से कम होने चाहिए थे। अब दोस्तों इस पे पहली कलम जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के भारत के अलावा कहीं और रहने वाले सिखों को निशाना बना रही थी और दूसरी कलम पंजाब से यानी कि डायरेक्ट भारत से जाने वाले सिखों को बीच में ही रोक देने वाली थी, क्योंकि उस जमाने में $200 किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति के पास होना लगभग इम्पॉसिबल के समान था, क्योंकि ये 125 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। अब दोस्तों ऐसे इन 2 नए कानूनों के आने के बाद सिखों की बहुत कम या गिनी चुनी संख्या ही कनाडा तक पहुंची। ऐसे कुछ साल बीतते हैं और एक बहुत ही दुखद घटना घटती है साल 1914 में, और इस घटना के पड़गे तो पूरी दुनिया में सालों तक पड़ते रहे। दोस्तों इस साल भारत से कोमागटा मारू नाम का एक स्टीमर 356 यात्रियों को यहां से लेकर कनाडा की ओर रवाना हुआ और अपने सफर में वो बीच में हांगकांग में रुके। इसके बाद वो आगे बढ़े और चीन के शंघाई में रुके और इसके बाद उन्होंने आगे तीसरा पड़ाव जापान में डाला। अब दोस्तों इन 356 यात्रियों में से 340 सिख थे, 24 मुस्लिम थे और 12 हिंदू थे। अब ये बोट 23 मई 1914 के दिन कनाडा के वैंकूवर पहुंची। अब जैसे ये लोग पहुंचे वैसे ही इस बोट के सभी लोगों को कनाडा की सरकार ने बंदरगाह पर ही रोक दिया। उन्होंने अपने देश में इन लोगों को प्रवेश ही नहीं दिया और इसलिए इन 356 यात्रियों ने बंदरगाह पर ही अपनी बोट में ही पड़ाव डाल दिया। ये 356 लोग भी अपनी बात पर अड़े थे। वहां पर कनाडा में राज कर रही गोरी सरकार भी फर्म थी, मतलब वहां के जो लोकल राजनेता थे उन्होंने इन पर केस कर दिया। अब सामने हमारे देश के 356 लोग भी केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि इन 356 लोगों को यानी कि भारतीयों की ये जो पूरी बोट बंदरगाह पर रुकी है उनको केस लड़ने के लिए सपोर्ट कौन करेगा, पैसे कौन देगा? तो दोस्तों उनके सपोर्ट में थे ऑलरेडी कनाडा में स्टेबल हो चुके सिख समाज के लोग। मैंने पहले बताया ना कि करीब साल 1908 तक ही 5000 से ज्यादा सिख कनाडा में बस चुके थे। अब वो लोग और उनके बाद आने वाले कई और लोगों ने एक फंड इकट्ठा किया और इन 356 लोगों की कनाडा में एंट्री दिलवाने के लिए उन्होंने ये केस लड़ा। अब दोस्तों इस कोर्ट में चलने वाले केस में जो न्यायाधीश था वो गोरा अंग्रेज था, इसलिए कुछ ही दिनों में उसने इस केस को फगा दिया, निकाल दिया और इसके बाद स्टीमर में बसने वाले लोगों का ये असंतोष आक्रोश में बदल गया और स्वतंत्रता मांगने वाले सूत्रों का उच्चार किया, देशभक्ति के गीत भी गाए और जोरों शोरों से कोर्ट के फैसले को ललकारा। इसके बाद पता है दोस्तों आपको क्या हुआ? इसके बाद वहां की सरकार ने पुलिस स्टीमर पर भेजी और कोमागाटा मारू नाम के स्टीमर में जो हमारे 356 लोग थे उनमें से कुछ जासूस है ऐसा आक्षेप लगा के उनको वहां पर प्रताड़ित किया। उनका सामान चेक करने के बहाने सारा सामान अस्त व्यस्त करके फेंक दिया गया।
बहुत सारे सिख लोग अपने साथ धार्मिक ग्रंथ भी लेके गए थे। उन ग्रंथों को जब्त कर दिया गया और ये सब करने के बाद सभी यात्रियों को वहां से वापस जाने की हिदायत दी गई। फिर भी हमारे लोग वहां पर खड़े रहे। वो लोग किसी भी हाल में इस सरकार के फैसले को चैलेंज करना चाहते थे। और दोस्तों, जब कनाडा के प्रशासन को ये लगा कि ये लोग अब डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, तब स्टीमर में जो खाना पानी जाता था ना, उस पर भी कनाडा के प्रशासन ने बैन लगा दिया। सोचिए दोस्तों, किस हद तक आपको प्रताड़ित किया जाता है। और अब दोस्तों, उस स्टीमर में जो 356 लोग थे, उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि खाना पानी ही नहीं दिया जाएगा तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। और इसलिए वो लोग फिर वानकूवर के बंदरगाह से वापस रवाना हुए। तब उनकी डेस्टिनेशन थी कोलकाता, यानी कि उस वक्त का कलकत्ता। तारीख थी 23 जुलाई साल 1914। हालांकि कलकत्ता की ओर, यानी कि भारत की ओर आने से पहले कनाडा की सरकार ने इन लोगों को भारत तक पहुंच सके उतना खाना पानी दिया, या फिर यह भी हो सकता है कि अपने लोगों ने ये मांग की होगी तभी दिया होगा। अब दोस्तों, कनाडा से जो ये 356 भारतीय नागरिकों का ये स्टीमर भारत वापस रवाना हुआ, तब जाकर कनाडा के प्रशासन की जान में जान आई। पर दोस्तों, ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुके। भारतीय लोगों ने जो आजादी के नारे लगाए थे और स्वतंत्रता के पोकार किए थे, ये सभी बातें कनाडा के प्रशासन ने भारत में बैठे ब्रिटिश अमलदारों को दे दी थी। और इसीलिए कोमागाटा मेरू जहाज जब कलकत्ता पहुंचा, उसी वक्त ब्रिटिश राज की पुलिस ने 19 सिखों को राइफल के द्वारा शूट कर दिया और बाकी जितने भी बचे थे उन सभी को जेल में डाल दिया। आज की ये नई पीढ़ी शायद समझ भी ना सके कि उस वक्त के जल्लाद अंग्रेज किस हद तक जा सकते थे। अब दोस्तों, इसके बाद साल आता है 1947 का। यहां पर भारत आजाद हुआ और इसके बाद भारतीयों के लिए कनाडा के दरवाजे खुल गए। बहुत सारे सिख लोग कनाडा जाने लगे और जो वहां जाकर सेटल होते थे, पैसे कमाते थे या पैसे कमाकर वापस आते थे, उन्हें देखकर और अड़ोस पड़ोस के या सगे संबंधी लोग जाने लगे। ऊपर से भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 2 हिस्सों में हुआ। और इतना ही नहीं, इसके साथ पंजाब के भी 2 हिस्से हुए। पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ गया। कुछ सिख पाकिस्तान से अपना घर बार छोड़कर भारत आए और उनमें से भी कई सिख जैसे भारत में अलग अलग राज्यों में बसे, वैसे ही दुनिया के अलग अलग जगह पर और खासकर सगे संबंधी और रिश्तेदारों की मदद से कनाडा में भी जाकर बसे। आज 2023 में कनाडा में करीब 7,70,000 सिख रहते हैं। और दूसरे पंजाबियों की बात करें, यानी कि सिख के अलावा अन्य हिंदू लेकिन पंजाबी जो है, उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो करीब 9,43,000 पंजाबी आज कनाडा में बसते हैं। और हमारे देश के सभी राज्यों को मिलाकर सभी इंडियंस की बात की जाए तो करीब 19 लाख इंडियंस आज कनाडा के नागरिक, यानी कि कनाडा में बसे हुए हैं। आज के दौर में पंजाब के कई सारे लोग वहां की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है और इस बात का फायदा जस्टिन ट्रूडो ने भी उठाया है। किसी वक्त कनाडा ने तड़छोड़ दिए भारतीय लोग या खासकर सिख लोग आज वहां उतने उन्नत हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री उनके बिना नहीं बन सकता। लेकिन कोमागाट मेरू जैसे स्टीमर की जो त्रासदी हुई, उसका क्या? और कुछ भटके हुए लोग जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पुरखों ने भारत के लिए क्या किया है। असल में वो भारतीय ही है, वो इसी धरती के है। और अगर कोई अलग राष्ट्र बना भी लिया तो भी क्या होगा? एक छोटा राष्ट्र जिसके पास शायद पाकिस्तान जैसा कोई दुश्मन देश भी होगा, वो क्या अपना स्वतंत्र अस्तित्व टिका पाएगा? और ये बात भारत में बैठे हर नागरिक और भारत में बैठा हर सिख समझता है। इसलिए बाहर की राजनीति और जस्टिन ट्रूडो जैसे बाहर के राजनेताओं की जो रोटियां सेक रही है, उन पे हमें कतई गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस एंड वी प्राउड टू बी इंडियंस। इसी के साथ आज के वीडियो में विदाई लेते हैं और सिख के कनाडा बसने की ये पूरी हिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। हैव अ वंडरफुल डे। वंदे मातरम।